साहित्यवाद इतिहास शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बागबाहरा जिला महासमुंद छग एमए अंतिम इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र षष्टम इकाई प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। आज का विषय है मुगलकालीन सामाजिक दशा। प्रस्तावना। भारत में मुसलमानों के आगमन तथा यहाँ पर शासन स्थापित करने के साथ ही भारतीय रंगमंच पर एक नई संस्कृति और सभ्यता का उदय हुआ। भारतीय समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त हो गया। प्रथम हिंदू समाज एवं द्वितीय मुस्लिम समाज। इन दोनों वर्गों के जीवन स्तर में पर्याप्त भिन्नता थी। यही नहीं, प्रत्येक वर्ग में अपने ही वर्ग के भीतर विभेद उत्पन्न हो गए। मुगल काल में प्रत्येक वर्ग में यह वर्ग विभेद धन संपत्ति एवं विशेषाधिकार के कारण और भी अधिक बढ़ गया। सर टॉमस रो, टिलसर्ट, डेलावेले, मेंडलसो, मनरिक, बर्नियर, टेवनियर जैसे विदेशी यात्रियों तथा समसामयिक ग्रंथों से प्राप्त विवरणों से मुगलकालीन समाज की यथार्थ स्थिति एवं पर्याप्त पर प्रकाश पड़ता है। संक्षेप मुगलकालीन सामाजिक दशा के विभिन्न पलों का विवरण निम्नवत है। हिंदू समाज। हिंदू समाज प्रमुख रूप से तीन वर्गों में विभक्त था: शासक वर्ग, सामंत वर्ग एवं साधारण वर्ग। पहला है शासक वर्ग। मुगल काल में राजपूत शासकों ने अपनी वंश परंपरा को त्याग कर अपनी कन्याओं का विवाह मुगल शासकों के साथ करना आरंभ कर दिया। जहां एक और राणा उदय सिंह एवं महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार न कर उनसे लोहा लिया, वहीं दूसरी ओर शक्ति सिंह एवं जगमल ने अकबर को सहयोग दिया। यह हिंदू शासक वर्ग जाति व्यवस्था में विश्वास करता था। इनकी सेना में केवल राजपूतों के लिए ही स्थान था। वास्तव में कुल मिलाकर हिंदू समाज के इन राजपूत शासक वर्ग का मुगल काल में पतन हो रहा था। दूसरा, सामंत वर्ग। मुगल काल में हिंदू राज्यों में अनेक सामंत जागीरों की व्यवस्था देखा करते थे। हिंदू राजपूत शासकों ने अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते ही इन सामंत वर्ग ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया। परिणामस्वरूप सामंत वर्ग की महत्वाकांक्षा अत्यधिक बढ़ गई। वे राजगद्दी के लिए राजद्रोह तक उतारू हो जाते थे। बनबीर नामक सामंत द्वारा राणा उदय सिंह की हत्या का प्रयास इसका स्पष्ट उदाहरण है। यह सामंत वर्ग शान शौकत एवं भोग विलास पूर्ण जीवन में राजपूत शासकों की नकल करते थे। तीसरा, साधारण वर्ग। शासक एवं सामंत वर्ग को छोड़कर सर्वसाधारण जनता इस वर्ग में आ जाती थी। साधारण वर्ग में जाति प्रथा की भावना की प्रबलता थी। मुस्लिम समाज से प्रभावित होकर हिंदू समाज का शूद्र वर्ग समानता के लिए प्रयत्नशील था। शासक व सामंत वर्ग के वैभव एवं विलास प्रिय जीवन का भार सर्वसाधारण जनता पर पड़ता था। फलस्वरूप साधारण वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना का भाव था। मुस्लिम समाज। मुगलकालीन मुस्लिम समाज को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: शासक वर्ग, अभिजात वर्ग एवं साधारण वर्ग। शासक वर्ग। सल्तनतकालीन शासकों की तुलना में मुगलकालीन शासक अत्यधिक सभ्य एवं सुसंस्कृत थे। मुगल सम्राट तत्कालीन समाज का सर्वोच्च प्रधान था। सम्राट अपने दरबार को ईरानी तरीके से लगाते थे। फतेहपुर सिकरी की इमारतों में स्थित ख्वाबगाह, मरियम का महल, पंचमहल, इरवर का महल उनके विलासप्रिय एवं वैभवपूर्ण जीवन को स्पष्ट करते हैं। दूसरा, अभिजात वर्ग। शासक वर्ग के पश्चात द्वितीय स्थान अभिजात वर्ग का था। इस वर्ग में सरदार व जमींदार, धार्मिक नेता व विद्वान विशेष उल्लेखनीय हैं। सामाजिक दृष्टि से विशेषाधिकार वर्ग मुगल सरदारों का था। इसमें ईरानी, तुरानी, अफगान, उज्बेक, राजपूत राजा एवं राजकुमार आदि आते थे। जहांगीर के समय से पूर्व तक अफगान व मुगलों में संघर्ष चलता रहता था, परंतु जहांगीर के समय में हिंदुओं को भी सरदार के पद पर स्थान दिया गया। अकबर के समय में राजपूतों का कछवाहा वर्ग विशेष उल्लेखनीय था। जहांगीर व शाहजहां के शासनकाल में अभिजात वर्ग में स्थिरता स्थापित हुई। सबसे बड़ा कारण यह था कि इन दोनों सम्राटों ने मनसबदारी व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। सरदारों के वेतन प्रत्येक दृष्टि से अच्छे कहे जा सकते हैं।
इस वर्ग ने प्रत्येक क्षेत्र में शासक वर्ग के रहन सहन का अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप इनका दैनिक खर्च भी अधिक होता था। इसे भी जात वर्ग में जमींदार वर्ग भी विशेष उल्लेखनीय था। इसे स्वयं की खेती की मिल्कियत के साथ साथ गांव से लगान वसूलने का भी अधिकार प्राप्त था। इसे उसका तालुका या जमींदारी के नाम से जाना जाता था। साधारणतः इसके द्वारा 5 से 10% तक लगान कर लिया जाता था। जमींदार अपनी सशस्त्र सेना भी रखते थे। अन्य अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल के समय जमींदार वर्ग के पास 3,84,558 सवार, 42,70,557 प्यादे, 4,260 तोपें तथा 1,863 हाथी थे तथा स्वाभाविक रूप से केंद्रीय शासन इसकी अवहेलना करने का दुस्साहस नहीं कर पाता था। परंतु एक तथ्य उल्लेखनीय है कि सरदारों की तुलना में इनकी आय सीमित थी। जमींदार वर्ग के अलावा धार्मिक नेताओं व विद्वानों का भी एक बड़ा वर्ग था। इन्हें इनकी सेवा के बदले राज्य के द्वारा दान में जमीन दी जाती थी। इन अनुदानों को मिल्क अथवा मद ए अमास कहा जाता था। राजस्थान में इसे शासन कहा जाता था। इस वर्ग के धार्मिक नेताओं में उलेमा को अपना कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन जब कभी उलेमा वर्ग कुरान के नियमों के विरुद्ध कार्य करते थे तब मुगल सम्राट उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। साधारण वर्ग, इस वर्ग में जुलाहे, मोची, कारीगर, छोटा व्यापारी वर्ग, कसाई, भिस्ती, नाई, धोबी, बढ़ाई, लोहार एवं परिवर्तित हिंदू वर्ग आता था। यह उल्लेखनीय है कि साधारण वर्ग के न मुसलमानों के दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कश्मीर में राजौर के मुसलमान हिंदू थे जिन्हें फिरोज तुगलक ने मुसलमान बनाया था। बंगाल एवं कश्मीर के धर्म परिवर्तित मुसलमानों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। साधारण वर्ग के संदर्भ में विवेच्य है कि इस वर्ग में आपस में ऊंच नीच का भेदभाव अत्यधिक था। इसकी सामाजिक स्थिति दैनिक ही जा सकती है। स्त्रियों की स्थिति, मुगल काल में प्राचीन भारत की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में अत्यंत गिरावट आ गई थी। किसी भी लड़की का जन्म पुत्र के जन्म की तुलना में शुभ नहीं माना जाता था। कर्नल टाट के अनुसार राजपूत इस धारणा से ग्रसित थे कि वह दिन पतन का होता है जब एक कन्या जन्म लेती है। मुगल शाही घरानों में भी लड़के व लड़की का अंतर अकबर के इस कथन से आसानी से लगाया जा सकता है कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आगरा से पैदल जाऊंगा। सामान्य रूप से मुगल कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति इस प्रकार थी। पर्दा प्रथा, मुगल काल में मुस्लिम स्त्रियों में पर्दा प्रथा की प्रथा का प्रचलन था। मुस्लिम स्त्रियां बुर्के का प्रयोग करती थीं। यदि डेला वेली के कथन पर विश्वास किया जाए तो चरित्रहीनता एवं गरीबी को छोड़कर मुस्लिम स्त्रियां कभी घर से नहीं निकलती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष अवसरों पर ही स्त्रियां घर से बाहर निकलती थीं। मुस्लिम शासक वर्ग ने भी पर्दा प्रथा का अनुसरण किया था, परंतु नूरजहां को उक्त का अपवाद कहा जा सकता है। विनी प्रसाद ने लिखा है, नूरजहां पर्दा नहीं करती थीं और जनता के सामने आने में उसे कोई चिचकाट नहीं थी। मुस्लिम स्त्रियां तो एकांत में अपने संबंधियों तक से बात नहीं कर सकती थीं। काबुल के गवर्नर अमीर खान ने तो अपनी पत्नी का परित्याग केवल इस बात को लेकर कर दिया था कि एक हाथी से अपनी रक्षा करते समय उसका पर्दा हट गया था। मुस्लिम राजघराने की स्त्रियां ढकी पालकी में ही घर से बाहर निकलती थीं। उनकी रक्षा के लिए 7 अंगरक्षक स्त्रियां ढकी पालकी में ही घर से बाहर में होते थे। जब वे हाथी पर चढ़ती थी तो बंद हौदे का प्रयोग होता था। बदानियों के अनुसार अकबर ने यह आदेश निकाला था कि यदि कोई स्त्री बिना पर्दे के बाजार में भ्रमण करती है तो उसे वेश्यालय में ले जाया जाए और पेशे को अपनाने के लिए बाध्य किया जाए। अमीरों के घरों में भी कोई बाहरी पुरुष नहीं घुस सकता था।
हकीम को यदि बीमार स्त्री की परिचर्चा करनी होती थी तो नब्ज की परीक्षा हाथ में धागा बांध कर की जाती थी। हकीम भी स्त्री को नहीं देख सकता था। अमीरों घरों में तो बाग बगीचे एवं सरोवर भी बने होते थे। मुसलमानों में प्रचलित पर्दा प्रथा से हिंदू समाज भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। अयासी एवं विद्यापति के विवरणों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में हिंदू घरों में ही पर्दे का प्रचलन था। राजपूत में पर्दा प्रथा का स्नेह स्नेह प्रसार हो रहा था। कुलीन घरानों की स्त्रियां घर से बाहर घूंघट निकाल कर निकलती थीं। निम्न हिंदू वर्ग जिसमें किसान एवं निम्न पेशे के लोग आते थे कि स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुओं में पर्दा प्रथा का प्रधान कारण स्त्रियों की सुरक्षा तथा अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाए रखना था। विवाह कुरान के अनुसार एक मुसलमान 4 विवाह कर सकता है। मुगल काल में उच्च वर्ग का मुसलमान 4 पत्नियां रखता था। इससे मुसलमानों का पारिवारिक जीवन कलापूर्ण हो जाता था। स्त्रियों में पारिवारिक पदोन्नति थी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। सामान्यतः निम्न वर्ग का मुसलमान एक विवाह करता था। हिंदुओं में सामान्यतः एक पत्नी विवाह का प्रचलन था। यदि किसी हिंदू की पत्नी से कोई संतान नहीं होती थी तो वह धर्म के पोषक ब्राह्मण की सहायता से दूसरा विवाह कर सकता था। हिंदू राजाओं व शाही घरानों में अनेक विवाह का प्रचलन था। राजपूतों में स्वयंवर के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। डेला वैली के अनुसार एक हिंदू अपनी पत्नी को उसी स्थिति में तलाक दे सकता था जबकि वह चरित्रहीन हो। मुगलकालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। मुसलमानों के आगमन एवं स्त्री अपहरण की नीति ने हिंदुओं में भी बाल विवाह को जन्म दे दिया। सामान्यतः कन्या का विवाह 8 वर्ष की आयु में कर दिया जाता था। 9 वर्ष की आयु तक कन्या का विवाह कर देने वाला पिता अत्यंत सौभाग्यशाली समझा जाता था। सम्राट अकबर ने बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किए और आदेश दिए कि 12 वर्ष से कम उम्र की कन्या एवं 16 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं हो सकता, किंतु उसे अपने कार्य में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। विवाह संबंध प्रायः माता पिता द्वारा निश्चित करने की प्रथा थी। दहेज प्रथा का प्रचलन था। धन के कारण तो आयु की दृष्टि से अनमेल विवाह भी होते थे। यही कारण था कि अकबर को यह आदेश निकालना पड़ा कि यदि कन्या की आयु से पुरुष की आयु 12 वर्ष से अधिक है तो विवाह वैधानिक नहीं होगी। सती प्रथा मुगल काल में हिंदू समाज की उच्च वर्ग की स्त्रियां में सती प्रथा का प्रचलन बहुतायत से प्रचलित था। इस प्रथा का विशेष रूप से प्रचलन राजस्थान में था। इब्न बतूता ने अपने विवरण में सती प्रथा का विस्तृत उल्लेख किया है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि समाज में विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। डेला वैली के अनुसार विधवाएं पुनः विवाह नहीं कर सकती थीं। उन्हें अपने केशों को काटना होता था और अपना संपूर्ण जीवन दास की भांति बिताना पड़ता था। इस नारकीय स्थिति को बिताने से वह सती हो जाना अधिक पसंद करती थी। अकबर ने सती प्रथा को रोकने के लिए आदेश निकाला कि किसी भी स्त्री को जबरदस्ती सती बनाने पर ऐसा करने वाले को दंडित किया जाएगा। अकबर ने सती प्रथा को रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए, परंतु उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त हुई। जौहर प्रथा मुगल काल में राजपूत स्त्रियों में जौहर प्रथा थी। राजपूत जिस समय रणभूमि में न्यौछावर हो जाते थे उस समय उनकी स्त्रियां हंसते हंसते अग्नि को समर्पित हो जाती थी। इस जौहर प्रथा ने हुमायूं को भी प्रभावित किया। हुमायूंनामा में लिखा है, कन्नौज की लड़ाई में पराजित होने से हुमायूं की पत्नी हकीका बेगम शेर शाह के अधिकार में आ गई। तब हुमायूं को इस बात का पश्चाताप था कि उसे अपनी बेगम को मार देना चाहिए था। अबुल फजल ने भी चित्तौड़ पर मुगलों के अधिकार के पश्चात वहाँ की राजपूत स्त्रियों के जौहर के विषय में उल्लेख किया है। स्त्री शिक्षा मुगल काल में उच्च वर्ग की स्त्रियाँ विदुषी थीं तथा कला व साहित्य में विशेष अनुराग रखती थीं। मीराबाई, नूरजहाँ, जैबुन्निसा, आकाबाई, केनाबाई तथा गुलबदन बेगम इस काल की विदुषी स्त्रियाँ थीं। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। उत्तर भारत की स्त्रियां संस्कृत के प्रति उदासीन रहीं, किंतु दक्षिण भारत में संस्कृत क्षेत्र में स्त्रियों में विशेष रुचि थी। सामान्यतः कन्याओं को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों का व्यवसाय
अधिकांश भारतीय स्त्रियां अपने घर का ही कार्य देखती थीं, परंतु कतिपय स्त्रियां विभिन्न व्यवसायों को अपनाते हुई थीं। स्त्रियां कपड़ा बुनने का कार्य करती थीं। अबुल फजल के अनुसार कुछ स्त्रियां नाचने गाने का कार्य करती थीं। अलबर्नी ने देवदासी का उल्लेख किया है। वस्तुतः मंदिरों में नृत्य व भक्ति संगीत गाने के लिए सुंदर स्त्रियों को रखा जाता था, जो कि देवदासियां कहलाती थीं। शिक्षित स्त्रियों ने अध्यापन का व्यवसाय अपनाया। समाज में वेश्यावृत्ति को हीन दृष्टि से देखा जाता था, तो वेश्याएं शहर से बाहर निवास करती थीं। प्रशासन में योगदान। मुगल काल में स्त्रियों ने प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का परिचय दिया। 1560 से 64 ईस्वी तक अकबर की मुख्य धाय महाम अनगा का शासन पर भारी प्रभाव था। इस प्रभाव के कारण ही इस समय को कतिपय इतिहासकारों ने पेटीकोट गवर्नमेंट का नाम दिया। गोंडवाना की रानी दुर्गावती के शासन के अंतर्गत तो 70,000 ग्राम व कस्बे थे। दुर्गावती ने अकबर द्वारा आसफ खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और जब अपनी पराजय देखी तो अपने पेट में छुरा भोंककर दिवंगत हो गई। अहमदनगर में चांद बीबी का शासन था। अलीवर्दी खां की पुत्री साहिब जी ने काबुल के गवर्नर का पद अत्यंत कूटनीति से चलाया। 1611 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का विशेष प्रभाव था। जहांगीर ने स्वयं एक बार कहा था, मैं भारत का राज्य नूरजहां के हाथों में एक प्याला शराब एवं एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। शिवाजी द्वितीय की मां ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय के राज्य का संचालन किया था, क्योंकि जब शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा था तब उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। सरकार महोदय ने तो ताराबाई के संबंध में लिखा है कि ताराबाई ने अपने राज्य की रक्षा सभी ब्रह्म प्रभावशाली साम्राज्यों से की। निसंदेह ताराबाई ने जिस प्रकार औरंगजेब का मुकाबला किया वह प्रशंसनीय है। परिवार में स्थान। हिंदू समाज में नारी को गृह स्वामिनी के रूप में देखा जाता था। कोई भी धार्मिक कृत्य स्त्री की अनुपस्थिति में संपन्न नहीं हो सकता था। स्त्री का मुख्य कार्य घरेलू कार्यों का संपादन और पति की सेवा करना था। मुस्लिम परिवार में स्त्रियों की दशा शोचनीय थी। बहुविवाह के कारण पारिवारिक कलह आम बात थी। मुसलमान पुरुष आसानी से अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। भोजन। साधारण वर्ग के लोग सामान्यतः भोजन करते थे। बाबर ने इस वर्ग का प्रमुख भोजन खिचड़ी बताया है। बिहार के ग्रामीण के पारी दाल खाते थे। मालवा के लोग ज्वार के आटे का प्रयोग करते थे। बंगाल तथा तटवर्ती प्रदेशों में मुख्य खाद्य पदार्थ मछली था। उत्तर भारत का मुख्य भोजन गेहूँ, मोटे अनाज की चपातियाँ, सब्जी व दाल थीं। हिंदू वर्ग की अपेक्षा मुस्लिम वर्ग मांस का अधिक प्रयोग करता था। अबुल फजल के विवरण से पता चलता है कि साधारण वर्ग का मुख्य भोजन शाम को ही होता था। दिन में दाल, भुनी चीज़ें आदि ही प्रयोग में की जाती थीं। टेवनिवर के विवरण से ज्ञात होता है कि खाद्यान्नों की तुलना में तेल व घी अधिक सस्ता था। साधारण वर्ग के भोजन में घी, तेल का अधिक प्रयोग होता था। नमक के महंगा होने से सामान्य वर्ग केले की छाल से निकली कड़वी वस्तु का प्रयोग करते थे। संतरा, खीरा, अमरूद, अंगूर साधारण वर्ग के सेवन के मुख्य फल थे। सामान्यतः जनता पत्तलों में भोजन करती थी। हिंदू स्त्रियां पति के भोजन के पश्चात ही भोजन करती थीं। उच्च वर्ग की स्थिति अच्छी थी। चपाती, दाल, विभिन्न प्रकार की तरकारियाँ पार्सल दे जी उस पार्सल दिया तो क्या चपातियाँ, पूरी, दही, मक्खन, तेल, घी, पनीर इसका मुख्य भोजन था। अमीर वर्ग की चपाती के आटे में 15% घी मिला होता था, जिसे रोगनी कहा जाता था। राजपूत मुसलमान मांस का प्रयोग करते थे। शरबत, लेमन, बर्फ़, गुलाब जल का भी प्रयोग अमीरों द्वारा किया जाता था। काबुल व बगस्तां के तरबूज, काबुल की चेरी, समरकंद की नाशपाती, पर्शिया व कश्मीर के विभिन्न प्रकार के फल अमीरों प्रयोग करते थे।
वस्त्र। मुगल काल विभिन्न वर्गों के लोग विभिन्न प्रकार के पोशाकें पहनते थे। अनेक बरी से ज्ञात होता है कि मुगल शासक उत्तम प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अनेक बरी में टफ, औचिया, पेशाज, साजिदा, फर्गी, चमकन, गादर आदि 11 प्रकार के कोटों का उल्लेख मिलता है। औरंगजेब का पहनावा सादा था। अमीर वर्ग दरबार में खिलात धारण करते थे। सामान्य वर्ग के सामान्यतः वे कीमती सलवार व कमीज पहनते थे। हिंदू अमीर वर्ग धोती व कीमती शाल का चादर पहनते थे। उच्च वर्ग की स्त्रियां कश्मीरी शाल व काबा पहनती थीं। नूरजहां ने हरे, दुधमी, नूर महली, पंचटोलिया एवं किनारी वस्त्रों के फैशन का आविष्कार किया। अमीरों के जूते तुर्की शैली निर्मित होते थे, जो कि आगे से नुकीले होते थे तथा इसकी ऊपरी भाग खुला होता था। कालीकट के ब्राह्मण काट की खड़ाऊ प्रयोग करते थे। शाही पारिवारिक जूते रत्न जड़ित होते थे, जबकि अमीर वर्ग के जूतों में फूलों की आकृतियां बनी होती थीं। बर्नियर के विवरण से पता चलता है कि गर्मी के कारण मोजे नहीं पहनते थे। सामान्य वर्ग, जिसमें मजदूर, किसान, कुम्हार आदि थे, सूती लंगोट पहनते थे। साल्फीच ने लिखा है कि बनारस के पुरुष कमर में केवल एक कपड़ा बांधते थे। स्त्रियां चोली, अंगनी तथा साड़ी पहनती थी। उड़ीसा के गरीब स्त्रियां पेड़ों की पत्तियां से शरीर को ढकती थीं। मुसलमान स्त्रियां साधारणतः कुर्ता व पाजामा पहनती थीं तब बुर्का धारण करती थीं। सलबाके ने लाहौर एवं आगरा के मध्य बसे कुछ लोगों के विषय में लिखा है कि ये प्रायः नग्न ही रहते थे। विदेशी यात्रियों के विवरणों में प्रायः भारत के साधारण वर्ग के लोगों के नग्न रहने की बात के आधार पर यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ के लोगों के पास वस्त्र नहीं थे। वास्तव में भारत की जलवायु गर्म होने के कारण लोग कम कपड़ों का प्रयोग करते थे। उल्लेखनीय है कि कपास की खेती व सूती वस्त्रों का निर्माण गांव होता था। विदेशी यात्रियों ने सामान्यतः साधारण वर्ग के नंगे पैर रहने की बात कही। साबित होता है कि इसके पीछे चमड़े की महंगाई मुख्य कारण होती थी। आवास व फर्नीचर। गांव का साधारण वर्ग मिट्टी के बने मकानों में निवास करता था। चारपाई तथा बांस की चटाइयाँ इसका फर्नीचर था। बर्तन मिट्टी के होते थे, जो कि कुम्हार द्वारा निर्मित किए जाते थे। शासक व अभिजात वर्ग सुंदर आलीशान महलों में रहता था। उनके पास ठाट बाट का फर्नीचर तथा बर्तन तांबे तथा अन्य धातुओं के होते थे। मादक द्रव्य। कुरान में मद्य निषेध के बावजूद भी सामान्यतः मुस्लिम समाज में मदिरा सेवन का प्रचलन था। औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल शासक मदिरा का सेवन करते थे। सबसे सस्ती शराब ताड़ी थी। इसे नारियल या खजूर से बनाया जाता था। नीरा, महंगवा, खेरा नामक शराब जलाल या तन्नत्राश से बनाई जाती थी। अच्छी शराब पर्शिया व पुर्तगाल से भारत में आती थी, जो सामान्यतः शासक या अमीर वर्ग ही सेवन करता था। 1684 ईस्वी में औरंगजेब ने मद्य निषेध के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए, परंतु वह मुगल दरबारियों व अमीरों को पूर्ण रूप से रोक नहीं पाया। अन्य मादक पदार्थों में भांग, जो जायफल एवं जावित्री में मिलाकर सेवन किया जाता था। सामान्यतः हिंदुओं में भांग सेवन का प्रचलन था। अफीम का प्रचलन राजपूतों व मुसलमानों में अत्यधिक था। मुगल सम्राट हुमायूं अफीम का अत्यधिक सेवन करता था। पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात 1605 ईस्वी में भारत में तंबाकू का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। भारतीय स्त्रियां भी तंबाकू का सेवन करती थीं। श्रृंगार। मुगल काल में स्त्रियां और पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे। अबुल फजल ने 37 प्रकार के आभूषणों का उल्लेख किया है। शीश, नाक, कान, भुजा, अंगुली, कटी एवं पैरों में स्त्रियां विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती थीं। औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल शासक आभूषण प्रेमी थे। आभूषण सोने, चांदी, हाथी के दांत आदि बनाए जाते थे। गरीब वर्ग सोने चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं से आभूषण पहनते थे। स्त्री पुरुष दोनों मेहंदी एवं सुगंधित तेलों व इत्र का प्रयोग करते थे। अनेक बरी में अर्क, चमेली, मौसरी और अंबर जैसे सुगंधित तेलों का उल्लेख मिलता है। सम्राट अकबर ने तो शेख मंसूर की
अध्यक्षा की अध्यक्षता में सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए खुशबू नामक विभाग की स्थापना की थी। मनोरंजन, चौगान राजपूतों व मुगल शासकों दोनों का प्रिय खेल था। अकबर इस खेल का अत्यधिक प्रेमी था। शाही महिलाएं इसमें भाग लेती थीं। शासक वर्ग इस खेल को केवल देखकर ही मनोरंजन कर सकता था। मीर शरीफ एवं मीर गियासुद्दीन नामक दो अकबरकालीन खिलाड़ियों के नाम प्राप्त होते हैं। शासक वर्ग शिकार का भी शौकीन था। शेर, चीते, हाथी एवं अन्य जंगली पशुओं का शिकार किया जाता था। अमीर और गरीब वर्ग बंदूक एवं तीरों से चिड़ियों का शिकार करता था तथा मछलियों के शिकार का भी विवरण मिलता है। मुक्केबाजी, पशु दौड़, पशु युद्ध, घुड़सवारी, तैराकी, शतरंज, चौपड़, ताश भी मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। इसके अलावा सवर्ण वर्ग अपने धार्मिक त्यौहारों से भी मनोरंजन करता था। दास प्रथा, मुगल काल में दास प्रथा का अस्तित्व बना रहा। हिंदू व मुसलमान शासक जात वर्ग में दास दासियों को रखा जाता था। स्त्रियां दासियां घरेलू कार्य में सहवास तथा सुख देने के लिए रखी जाती थीं। चीन व तुर्किस्तान से भी दासियों का आयात होता था। युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुषों से भी दास कार्य होता था। उल्लेखनीय है कि मुगल काल में सल्तनत काल की तरह किसी भी दास की उन्नति का उदाहरण नहीं मिलता। उपसंहार, इस प्रकार संपूर्ण विवरण मुगलकालीन आर्थिक एवं सामाजिक दशा के संदर्भ में स्पष्ट करता है कि मुगलकालीन समाज एवं सामाजिक स्थिति में दृष्टिकोण से मुख्यतः हिंदू मुस्लिम इन दो वर्गों में विभक्त था, जिसमें अपने ही समाज के अंदर वर्गभेद थी। इसके सामाजिक स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। यद्यपि स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने मुगलकालीन आर्थिक स्थिति से ब्रिटिशकालीन भारत की आर्थिक स्थिति को उत्तम मत लाया, परंतु पिल्सट जैसे यात्रियों ने विवरण ने मुगलकालीन भारत के सामान्य वर्ग की सोची स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह ठीक है कि कृषि, नगरीकरण, उद्योग, धंधे एवं व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से मुगल काल की आर्थिक स्थिति ठीक कही जा सकती है, परंतु इसके निषेधात्मक पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सामाजिक जीवन स्तर के संदर्भ में यदि मूल्यांकन किया जाए तो कहना होगा कि इस युग में धनी और निर्धन का भेद उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। धनी और अधिक धनी और निर्धन और अधिक निर्धन होते गए। खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन आदि सभी स्तरों पर यह वर्ग भेद स्पष्ट था। धनी व निर्धन के इस वर्ग भेद ने दास प्रथा को और अधिक प्रोत्साहित किया। यहाँ तक स्त्रियों की स्थिति का संदर्भ है। यद्यपि कतिपय स्त्रियाँ विभिन्न व्यवसायों में लगी थीं तथा कुछ ने प्रशासन में भी योगदान दिया, किंतु कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकती। धन्यवाद।